गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रस्ताव लेखन क्या होता है, आज हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। प्रस्ताव शब्द का कोशगत अर्थ होता है विषय चर्चा। विषय चर्चा का मतलब है किसी विषय पर चर्चा करना। वह विषय कुछ भी हो सकता है, जैसे आप मोबाइल पर भी चर्चा कर सकते हैं, समाज पर चर्चा कर सकते हैं आदि। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिस पर चर्चा किया जा सकता है। अंग्रेजी शब्द कंपोजिशन का अर्थ रचना के रूप में माना जाता है। अतः प्रस्ताव से तात्पर्य किसी विषय पर चर्चा करते हुए रचना करना माना जाता है। इसमें रचनाकार को अर्थात प्रस्ताव लिखने वाले को विषय तथा उसके केंद्र में स्थित मूल भाव के आसपास ही सोचना होता है। वह प्रसंग विक्षेप या विषयांतर का प्रयोग नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि अपने मूल विषय, जैसे आप मोबाइल पर प्रस्ताव लिख रहे हैं तो आप केवल मोबाइल के बारे में ही लिखेंगे, इससे अलग कोई भी चीज़ नहीं लिखेंगे। ऐसा करने से वह प्रदत्त विषय यानी दिए गए विषय भाव समस्या से भटक जाएगा। प्रस्ताव लेखन के दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष तथा कला पक्ष। भाव पक्ष कला पक्ष क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। किसी चीज़ को देखना और उसकी रचना करना, ये कला पक्ष होता है। और किसी चीज़ को देखकर अपनी भावना को व्यक्त करना, ये भाव पक्ष होता है। बच्चों, हम सभी छोटी कक्षाओं में ही अनुच्छेद लेखन, निबंध लेखन से परिचित हैं। कक्षा 8वीं 9वीं तक तथा 10वीं में विद्यार्थी प्रस्ताव लेखन से परिचित होते हैं, जो क्रमशः 11वीं और 12वीं तक खिंच जाता है। अलबत्ता कह सकते हैं कि 11वीं और 12वीं के प्रस्ताव निबंध शैली की मांग करते हैं, लेकिन इसका आधार 9वीं तथा 10वीं के प्रस्ताव लेखन से ही होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप छोटे क्लास में ही, क्लास 4th 5th में ही आपको अनुच्छेद बताया जाता है, 6th 7th से आपको निबंध बताया जाता है, और जैसे ही आप 9वीं 10वीं में जाते हैं तो प्रस्ताव लेखन भी आपको पढ़ने को मिलता है। तो प्रस्ताव लेखन निबंध से थोड़ा सा विपरीत होता है, क्योंकि प्रस्ताव लेखन जो है एक क्रमबद्ध लिखने की प्रक्रिया होती है। निबंध में आप विषय से हटकर भी थोड़ा इधर उधर लिख सकते हैं, लेकिन प्रस्ताव लेखन में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, यानी विषय वस्तु से बाहर आप नहीं जा सकते हैं। आइए प्रस्ताव लेखन की परिभाषा को देखते हैं। किसी भी विषय को क्रमबद्ध रूप से लिखना प्रस्ताव लेखन कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि प्रस्ताव लेखन किस प्रकार से किया जाए और प्रस्ताव लेखन में किन बिंदुओं का समावेश होना चाहिए। चलिए उन बिंदुओं की चर्चा एक उदाहरण के साथ करते हैं। प्रस्ताव लेखन में पूरी तरह से निर्देश दिया होता है कि आप किस प्रकार से प्रस्ताव लेखन करें, इसलिए प्रस्ताव लेखन से पूर्व विषय को कई बार ध्यान से पढ़ना आवश्यक होता है। तो बच्चों, आइए एक उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक प्रस्ताव का चयन करेंगे, जैसा कि मैंने इस प्रस्ताव का चयन किया है। मोबाइल आजकल की ज़रूरत बन गया है। मोबाइल के बहुत से फ़ायदे हैं, साथ ही इसके कई नुकसान भी हैं। इसको बताते हुए अपने विचार लिखें। अब इस प्रस्ताव लेखन को करने के लिए किन किन सहायक बिंदुओं की आवश्यकता होगी, इसे भी जान लेते हैं। पहला इसका सहायक बिंदु होगा कि मोबाइल क्या होता है, कैसा होता है। दूसरा है मोबाइल से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तीसरा है मोबाइल के प्रयोग से क्या क्या नुकसान होते हैं। चौथा है मोबाइल के सही उपयोग के लिए क्या क्या नियम होने चाहिए। और पांचवा है आपके अपने क्या विचार हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमने मोबाइल विषय चुना है तो केवल मोबाइल के विषय में ही हम उसको केंद्र बिंदु बनाएंगे और उसके बारे में ही बताएंगे। तो प्रस्ताव लेखन के अंग के बारे में जान लेते हैं। प्रस्तावना में प्रस्ताव की भूमिका रहती है। इस भूमिका में विषय का परिचय दिया जाता है। जैसे हमने मोबाइल विषय को चुना है, मोबाइल की शुरुआत कैसे हुई, उसकी भूमिका स्टार्टिंग, उसके बारे में लिखते हैं। इसके साथ ही यह बताया जाता है कि प्रस्ताव में क्या क्या
वर्णन किया जाएगा। प्रस्ताव के अंग में दूसरा अंग है कथ्य विवेचन। इसमें समस्या पर तर्कपूर्ण विवेचन प्रस्तुत किया जाता है और प्रस्ताव के विषय पर विस्तृत चर्चा की जाती है। जैसा कि हम लोगों ने मोबाइल के विषय को चुना, तो उसके मोबाइल के प्रस्तावना में शुरुआती भाग बताएंगे, उसके बाद मोबाइल के हानि लाभ ये बीच का भाग हो जाएगा। प्रस्ताव के अंग में तीसरा होता है समापन भाग। इस भाग में विवेचन के निष्कर्ष, सुझाव, समाधान आदि दिए होते हैं। इस भाग के द्वारा प्रस्ताव को समाप्त कर दिया जाता है। यह प्रस्ताव आपके अपने दृष्टिकोण पर आधारित समापिका होती है, यानी इस पूरे प्रस्ताव में आपका अपना दृष्टिकोण क्या है उस पर आप समाप्त कर सकते हैं। बच्चों, प्रस्तावों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, आइए इसे भी देखते हैं। पहला है वर्णनात्मक। वर्णनात्मक वर्गीकरण में ऐसे प्रस्ताव में प्राकृतिक या देखी सुनी वस्तुओं, जड़ चेतन पदार्थों, यात्रा, त्यौहार, मेला या स्थान आदि का वर्णन किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो हम प्राकृतिक दृश्य देखते हैं या कोई जड़ चेतन पदार्थ हो, यात्रा हो या त्यौहार हो, कोई मेला के स्थान पर हम घूमने गए हैं, ऐसी जगहों का वर्णन जो किया जाता है वह वर्णनात्मक विधि द्वारा किया जाता है। इसमें वृत्तांत की प्रधानता होती है। यह वर्णन प्रायः कालगत होता है। ऐसे प्रस्ताव में किसी महापुरुषों की जीवनियों, विशिष्ट घटना, स्थान, वस्तु आदि का विवरण दिया जाता है। इसका विषय काल्पनिक या वास्तविक दोनों प्रकार का हो सकता है। आत्मकथा लेखन भी इसी श्रेणी में आता है। कुछ विषय पूर्णतया अनुभव पर आधारित होते हैं, जिन्हें अनुभवात्मक कहा जाता है। ऐसे विषय को भी इसी श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। जैसे विद्यालय में मेरा पहला दिन कैसा होना चाहिए, इस विषय पर भी हम विस्तार से विवरण दे सकते हैं। विद्यालय में मेरा पहला दिन, इस विषय पर भी प्रस्ताव लिख सकते हैं। विचारात्मक। इसमें बुद्धि तत्व की प्रधानता होने के कारण विचार पक्ष प्रधान होता है। ऐसे प्रस्ताव में राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक आदि विषय या समस्या पर विचार प्रकट किए जाते हैं तथा विषय के पक्ष या विपक्ष में अपनी राय दी जाती है। भावात्मक। ऐसे प्रस्तावों में भावों की प्रधानता होती है। ये पूरी तरह से भावना से जुड़े होते हैं। इस प्रकार के प्रस्ताव के लिए मित्रता, सत्संगति, परोपकार, देश प्रेम, मेरी प्रिय पुस्तक आदि विषय हो सकते हैं। सूक्तियों और लोकोक्तियों पर आधारित कहानीनुमा प्रस्ताव भी इसी श्रेणी में आते हैं। प्रस्ताव लिखने के लिए कुछ आवश्यक बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे प्रस्ताव के विषय का चुनाव सावधानीपूर्वक करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, प्रस्ताव की श्रेणी के अनुसार आकर्षक प्रस्तावना से प्रस्ताव को प्रारंभ करना चाहिए। मतलब इसकी स्टार्टिंग अच्छे से, शुरुआत उसका आकर्षक होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, विषय सामग्री में अधिक से अधिक भावों का समावेश होना चाहिए। प्राथमिकता की दृष्टि से भावों में क्रमबद्धता लानी चाहिए, अर्थात लिखने का क्रम सही तरीके से होना चाहिए। भाव में परस्पर तारतम्य होना चाहिए। छठवां है, विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति पर ध्यान देना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जिस विषय पर भी हम लिख रहे हैं उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट होनी चाहिए। सातवां है, प्रस्ताव की शब्द सीमा 250 मानी जाती है। कहने का तात्पर्य है कि 250 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना ही कम होना चाहिए। किसी भी शब्द को सिर्फ एक बार गिना जाएगा। जैसे हम मोबाइल विषय पर अगर प्रस्ताव लिख रहे हैं तो मोबाइल शब्द उस प्रस्ताव में कई बार इस्तेमाल होगा, लेकिन उसकी गिनती सिर्फ एक बार ही होगी। आठवां है, सहज तथा सुबोध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मतलब प्रस्ताव लिखते समय आसान भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्लिष्ट भाषा का नहीं। नौवां है, आवश्यकता अनुसार उचित उदाहरणों, मुहावरों, सुवाक्यों के प्रयोग द्वारा साहित्यिक पुट लाने का प्रयास करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि बीच बीच में यदि किसी कहावत और लोकोक्ति
या सूक्ति को डाला जाए तो उसे और भी प्रस्ताव लेखन को और भी आकर्षक बनाया जा सकता है। विषय की समाप्ति आकर्षक उपसंहार से करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जब हम प्रस्ताव लेखन का समापन करेंगे तो उसका अंत करते समय अच्छे से लिखना चाहिए। 11वां है वर्तनी और व्याकरण संबंधी नियमों का ध्यान रखना चाहिए। कहने का मतलब जो मात्रा हो सही लिखना चाहिए और व्याकरण संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए। बच्चों, प्रस्ताव लेखन क्या होता है? प्रस्ताव लेखन किस प्रकार से लिखा जाता है? प्रस्ताव लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसके कौन कौन से अंग हैं? इसके कौन कौन से नियम हैं? मैंने सारी बातों को बता दिया है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसे बार बार देखिए और समझने का प्रयास करिए। थैंक यू।